आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ उसका शिफ्ट 1 जो जीएसजी के पोर्शन है उसको एनालाइज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप समझ पाएं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में हमको हाल ही में देखने को मिले और उसी आधार पर हमको ये पता चले कि हमें क्या चीजें ज्यादा पढ़नी है और क्या चीजें नहीं, कि कौन से ऐसे वो सेक्शंस हैं जहां पर आयोग ज्यादा फोकस कर रहा है और कौन से वो सेक्शंस हैं जहां पर नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेशन की नहीं, ऐसे जब आप लगातार पूरी सीरीज में जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कितने ज्यादा रेलेवेंट हैं या कितने नहीं, और उस आधार पर आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा पाएंगे। इससे ये भी पता चलता है कि डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कि भाई कितने डेप्थ में हमको कोई पर्टिकुलर चीज पढ़नी है। मैंने 1857 विद्रोह पढ़ा, कितने डेप्थ में पढ़ूं, तो इन सारी चीजों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। तो हम लोग बिना समय व्यर्थ करें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमने देखा इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001? अब देखें, वैसे भी लता मंगेशकर जी काफी प्रसिद्ध तो हैं ही, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, नाइटिंगेल। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि इनको कौन सा सम्मान मिला। अब इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन 2001 में जो प्रश्न पूछता है तो यहां इनको बच्चे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आज तक सिर्फ 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया है। और अगर हम उस लिस्ट की बात करें तो यहां पे सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को साल 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडिया ने जीत हासिल की, इस युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी जी को मिला यह सम्मान। तो यह भी प्रश्न आ सकता है, सबसे पहला भारत रत्न किस भारतीय महिला को मिला? ठीक है। फिर इसके बाद बात करें मदर टेरेसा जी, तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और फिर बाद में इनको भारत रत्न भी मिला। तो इनको जो जिस साल भारत रत्न मिला है, अगर हम वो साल देखेंगे तो 1980। मैं आपको सेफ साइड पर यही कहूंगा कि आप ईयर्स भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है इस बार प्रश्न ने जरूर ये पूछ लिया 2024 में कि कौन सा सम्मान मिला, लेकिन ईयर आप लोगों को जरूर याद करने चाहिए। कभी भी ईयर आ सकता है और ज्यादा नाम नहीं है, सिर्फ 5 नाम है, और महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस में आयोग वैसे भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। तो इंदिरा गांधी जी 1971, बात करें मदर टेरेसा जी तो 1980 में इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, नोबेल प्राइज मिलने के अगले साल बाद। अच्छा, अरुणा आसफ, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था 1979 में और मदर टेरेसा जी को भारत रत्न मिला 1980 में। अरुणा आसफ अली, तो इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा। ज्यादा बात करें तो हम देखते हैं कि इनको सन 1942 की रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, रानी झांसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनने 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तब इनने ग्वालियर टैंक मैदान में जो टंकी थी उस पर चढ़कर भारत का ध्वज फहराया, और ये बहुत ब्रेवरी का काम था उस समय, इसलिए 1997 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, जो कि आप जानते होंगे कि एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार, कर्नाटक म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कलाकार, कर्नाटक क्लासिकल सिंगिंग, कर्नाटक जो शास्त्रीय संगीत है, साउथ इंडियन। तो वहां पे भाई हम देखते हैं 1998 में इनके काम को सम्मान करते हुए। इसके अलावा जो हमारे प्रश्न का जवाब है लता मंगेशकर जी, 2001 इनको भी मिला। ठीक है, आगे बात करें, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है? विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विथ रिट जुरिस्डिक्शन? देखिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी स्तर का है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, अगर वैसे उसने 5 भारतीय भारत रत्न महिलाओं को पढ़ा हो तो वो भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, मैं उसे इजी में ही रखूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से जो बच्चा पॉलिटी बेसिक पढ़ता है, बेसिक मैं कह रहा हूं, इन डेप्थ नहीं भी पढ़ा तो भी उससे ये बनना चाहिए था। अब देखिए, आर्टिकल 32, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में है कि किसी का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट इशू करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो मौलिक अधिकारों को वापस रिस्टोर करने का प्रयत्न करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्शियोरारी अधिकार, पृच्छा, क्वो वारंटो, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं, क्लासेस में हम लोग इनको डिटेल में देखते भी हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लें, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसे कहीं रखा गया है किसी अन्य व्यक्ति ने अपने पास या अन्य संगठन ने अपने पास गिरफ्त में, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के परिवारजन जा सकते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट। और तब सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करते हुए उस संगठन या उस व्यक्ति को कह सकता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्त में रखा है उसको हमारे सामने पेश करें। जैसे आपके पड़ोसी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया किसी भी पर्टिकुलर घटनाक्रम में, या अगर हम एक रियल केस बात करें, बहुत साल पहले हम देखते हैं कि एक महिला थी, उनका जो पुत्र था तो उनको उड़ीसा पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। नीलावती बेहरा उन महिला का नाम है, और जो पुत्र है सुमन बेहरा, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था सुमन बेहरा जी को, और पुलिस अपने साथ ले गई थी। और कई दिनों तक पुलिस की कस्टडी में वो रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा था परिवारजनों को। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे फिर रिट इशू किया उड़ीसा पुलिस को, और अंततः हम देखते हैं कि पुलिस ने बोला हमारे पास तो नहीं है, लेकिन बाद में उस बच्चे की डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पे, ट्रैक्स पे कहीं प्राप्त हुई थी। बाद में फिर इन पर कार्यवाही हुई, मुआवजा भी देना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं, हेबियस कॉर्पस का रिट, तो कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। अब यहां पर तो हमको बहुत मिसयूज ऑफ पावर दिखता है, लेकिन हेबियस कॉर्पस का आप उद्देश्य समझ गए होंगे कि आप जो भी गिरफ्त में रखे हुए हैं, किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखे हुए हैं, तो उसको आप छोड़ें और हमारे पास लाएं, चले हम डिसाइड करेंगे कि आगे रखना है कि नहीं। अब सेम चीज में अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर्स होती हैं। इनफैक्ट हाई कोर्ट की जो रिट इशू पावर करने की जो क्षमता है, जो रिट इशू करने की जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ऐसा सर क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा कोई भी अन्य लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, लागू करवाने के लिए रिट इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 226 इस प्रश्न का सही जवाब है। यहां पर हाई कोर्ट इशू करता है। निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो यहां पे अच्छी बात यह है कि भाई जब सीजीएल ने ये प्रश्न पूछे हैं तो ईयर उनने साफ साफ क्वेश्चन में दे दिया, तो यानी ईयर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है ये कि यहाँ पे आपको जो एक हिस्ट्री के साथ जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि सर हमको बहुत सारे क्या साल, ईयर दिमाग में रखने पड़ेंगे। लेकिन देखें, हमने थोड़ी देर पहले लता मंगेशकर जी वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि वहां पे भी ईयर नहीं पूछा उसने, कौन सा सम्मान है वो पूछा, तो इसलिए ईयर से ज्यादा यहाँ पे फोकस करें। लेकिन हाँ, वहां पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वो जो 5 साल हैं आप सेफ साइड रहें, वो महिलाओं के याद रखें। चले, तो भाई बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब ने किया, और ये एक बहुत बड़े किसान नेता थे। और उस समय जब इनने 1929 में स्थापना की, तो किसानों की बात ब्रिटिशों के सामने रखने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना इनने किया। तो यहां पर अगर आप कुछ एडिशनल चीजें पढ़ना चाहें तो आपके लिए वो भी है कि भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, प्रमुख किसान नेता, समाज सुधारक थे, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये सारी बातें अभी मैंने आपको बताई दी, और ब्रिटिशों के सामने किसानों की समस्याओं को रखा। चले, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? एक और बार हमको एक चीज देखने को मिलती है कि क्वेश्चन ने ईयर वहीं डाल दिया है और आपसे नहीं पूछा ईयर, तो अच्छी बात है। ठीक है, चले, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो जब आप सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो वहां पर आप देखते हो कि भाई मुंबई में एक प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और स्थापनाकर्ता कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा साहब ने इसकी स्थापना की। बंगाल में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत में देखने को मिलते थे, जैसे हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की या तत्वबोधिनी सभा की, फिर केशव चंद्र सेन जी आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो, स्वामी विवेकानंद। लेकिन जब हम बात करते हैं मुंबई की, तो ये मुंबई में कुछ शुरुआती स्तर पर जो हमें कुछ आंदोलन देखने को मिलते हैं, बंगाल से बाहर अब आ चुका था सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंगा। इनके अलावा हम देखते हैं कि एम.जी. रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे, वो भी प्रार्थना समाज के एक बहुत ही मुख्य सदस्य के रूप में रहे। तो इनका नाम भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना समाज में जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ आपसे आत्माराम पांडुरंगा स्थापनाकर्ता पे आए प्रश्न, ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे, तब आपको महादेव गोविंद रनाडे साहब का भी नाम दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी बात है सामाजिक और धार्मिक सुधार, यानी उस समय जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, अंधविश्वास चल रहे हैं, उनके खिलाफ, जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक बुराइयां, जैसे हम देखते हैं कि सती प्रथा या बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए, तो कुल मिला के विधवा पुनर्विवाह के लिए कि होना चाहिए, बाकी सती और बाल विवाह
नहीं होना चाहिए, उनके लिए इनने आंदोलन चलाया। बाकी जातिवाद में जो कुरीतियां थी कि जो कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है तो उसको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, या फिर पब्लिक रोड्स का इस्तेमाल, पब्लिक पॉन्ड्स का, तालाब का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, तो उन सब के खिलाफ आवाज उठाई। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? अगेन ये बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस चीज है कि नील दर्पण नाटक की बात करें तो दीन बंधु मित्र साहब ने नील दर्पण लिखा है। ये बेसिकली एक ड्रामा है, एक नाटक है, और उस समय के जो नीलहे किसान थे, यानी जो इंडिगो फार्मर्स थे, उनकी व्यथा को उल्लेखित करते हुए। असल में नील उगाना एक बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम रहता है, और अगर कोई किसी जमीन पर नील कुछ समय के लिए उगाए तो आसपास की जमीन बंजर होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नीलहे किसान है बहुत परेशान थे, लेकिन क्योंकि इनने एग्रीमेंट किया हुआ था, इनकी निरक्षरता का फायदा उठाया गया था ब्रिटिशों द्वारा, अन्य यूरोपीय मालिकों द्वारा। उनने लंबे लंबे सालों के एग्रीमेंट करवा लिए थे। किसानों ने, उनकी निरक्षरता थी, उनको ज्यादा मालूम था नहीं, उन्हें शुरू में एग्रीमेंट कर लिए, और उसका परिणाम ये निकला कि ये नीले किसान जब परेशान हुए, जब उनको पता चला कि नील की खेती में कितनी मेहनत और जमीन बंजर हो रही है, तब वो ब्रिटिशों के पास गए, यूरोपीय मालिकों के पास गए, लेकिन वहां से भी उन्हें धिक्कारा गया। और तभी फिर हम देखते हैं कि 1859-60 के समय में होता है नील विद्रोह। क्या होता है? नील विद्रोह, यानी इंडिगो रिवोल्ट, उसी टाइम पर हमको देखने को मिलता है। आगे चल के हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में देखने को मिला। चंपारण सत्याग्रह 1917, जो गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह में उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो दीन बंधु मित्र ने अपने इस नाटक में किसानों की समस्याओं को उजागर किया है। ठीक, चले आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप अगर कुछ एडिशनल चीजें पढ़ना चाहें, देखना चाहें, वो भी आपके पास है कि इस प्ले को, इस नाटक को वर्ष 1860 में लिखा गया। ठीक है, और इंडिगो रिबेलियन को समझने के लिए कि बहुत ही अच्छा स्रोत। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके साइंस के आएंगे, जो जीएस जीके में, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन आपको मालूम है, जो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें साइंस भी एक एलिमेंट रहता है। तो जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो आपके साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? अब देखें एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन हमको दिखता है, महेंद्र वर्मन प्रथम पर क्वेश्चन आया। तो जब हम बात करते हैं, और ये वर्मन वंश जो है बेसिकली साउथ इंडिया में पल्लव जो डायनेस्टी थी, पल्लव वंश था, तो वहां पे हमको नाम देखने को मिलते हैं क्या? सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन या महेंद्र वर्मन। तो जो संस्थापक है वो है सिंह वर्मन। तो कुछ इस तरीके से सिंह वर्मन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम सिम्हा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिंह वर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया सिंह वर्मन, ये है संस्थापक। अब जो पल्लव वंश था साउथ इंडिया में रूल करते थे, और इनकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। राजधानी थी कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में मौजूद है। लेकिन ये जो महेंद्र वर्मन है, इनने बहुत कुछ कांचीपुरम में भी किया, और महेंद्र वर्मन ने महाबलीपुरम, जो एक और पल्लवों के शासन में एक सिटी थी महाबलीपुरम, वहां पर इनने रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी बहुत सारी इनने चीजें चट्टानों को काटकर वहां पर बनवाई। तो ये कुल मिला के बच्चे पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन सबसे ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर माने जाते हैं। ठीक है, चल इनफैक्ट हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखते भी हैं कि नरसिंह वर्मन ने उस समय के अपने प्रतिद्वंदी एक वंश था चालुक्य वंश, जो दक्कन क्षेत्र में शासन करते थे। तो पल्लव वंश साउथ इंडिया और चालुक्य वंश दक्कन क्षेत्र। तो तब नरसिंह वर्मन ने हत्या कर दी थी पुलकेशिन द्वितीय की, चालुक्य वंश के राजा की, और उनकी राजधानी वातापी पर कब्जा करके टाइटल लिया था वातापी कोंड, यानी मैं वातापी का राजा नरसिंह वर्मन। चले, तो यहां पे महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर भी बनवाए, चट्टानों को काटकर इनने मंदिर भी बनवाए हैं। ठीक है, तो ये हमने बात देख ली। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था, किनका? पल्लव लोगों का। चलो भाई, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? जब हम भारत के पहले गोल्फ क्लब की बात करते हैं तो ना सिर्फ भारत का, इनफैक्ट ये एशिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। और इसके बारे में हम बात करें तो बच्चे ये कलकत्ता में स्थित है। कहां? कलकत्ता में ये स्थित है, इंडिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1829 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और उस समय 1829 में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर गोल्फ क्लब में आते थे, और उन्होंने, आप देखें, कहीं ना कहीं भारत में गोल्फ को
प्रचार प्रसार उसका किया, पॉपुलर बनाया। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता में स्थित था, इसे कलकत्ता गोल्फ क्लब कहा जाता है। 1829 में स्थापित हुआ, भारत का पहला, एशिया का सबसे पुराना, और ब्रिटिश शासकों उनके कर्मचारियों द्वारा स्थापित किया गया था। चल, तो ये भी हमने चर्चा कर ली, कलकत्ता इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? क्या अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? किसको? तो विदेशी निवेश को, एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन या असंग नियामक वातावरण, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कुशल श्रम की कमी, तो भाई ऐसा तो नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ कंज्यूमर बेस, बिल्कुल भी नहीं, भारत में बहुत बड़े स्तर पर मार्केट अवेलेबिलिटी है, मार्केट है भारत, तो इसमें कोई भी जो बात है अगर हम देखें तो इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखें, जब हम बात करते हैं विदेशी निवेश की, तो यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो नियम, कायदे, कानून जिसका आरोप हमेशा लगाया गया है विदेशी कंपनियों ने भारतीय सरकार पर कि एक टैक्स कंप्लायंस, कि भाई टैक्स अलग की अलग अलग नीतियां हमको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक कंपनी थी केन इंडिया, जिसने भारत में निवेश किया, लेकिन फिर भारत सरकार के साथ उसका एक लीगल डिस्प्यूट कुछ ऐसे चला कि उसके अनुसार भारत सरकार ने उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया, यानी एक पिछली डेट से टैक्स लगाया, जब उस डेट से उसने प्रॉफिट बनाना शुरू भी नहीं किया था, उस डेट से उस पर टैक्स लगाया गया। तो फिर केन इंडिया लीगल डिस्प्यूट में एंटर हुई। कुल मिला के टैक्स से संबंधित नियम हो, या आप देखते हैं बहुत सारी परमिशन, जैसे हम पहले एक नाम सुनते थे लाइसेंस राज, तो लाइसेंस राज वाली चीज भले आज हमको सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आज भी तमाम प्रकार की परमिशंस लेने में एक कंपनी जो स्ट्रगल फील करती है, जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टिकल्स वो फील करती है, वो अभी भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से निवेश उतना ज्यादा नहीं जितना हो सकता है। तो टैक्स हो गया, परमिशन हो गया, क्लियरेंसेस हो गए, बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने में समय लगता है, और करप्शन भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये एकदम सही जवाब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, तो नियमावली जटिल है, कर नीतियों में बदलाव, व्यवसाय करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, अनुमतियों की जो प्रक्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। चले, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? संगीत कला निधि, ऑस्कर, ग्रैमी या संगीत नाटक अकादमी? चले, तो यहाँ पे जब मोहन वीणा की बात करते हैं तो ये बेसिकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसको जो प्ले करने वाले हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो बेटा इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो साल आपको मेंशन है 1994। अगेन आपसे क्वेश्चन ने ईयर नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि भाई मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब देखो, तो बात यह है कि ईयर्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना, जो मैं बार बार आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस, देखो हम लोग ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमको आगे जो अपनी तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। तो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि आपसे ईयर पूछ रहा है, ठीक है। अब किसी को ग्रैमी पुरस्कार मिला, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में, संगीत की कैटेगरी में इतना बड़ा सम्मान है, तो निश्चित रूप से वहां पे प्रश्न एक्सपेक्टेड है। और हम देखते हैं कि भाई अमेरिका में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें ये है जो आपके सामने पंडित विश्व मोहन भट्ट, और ये मोहन वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में, गिटार जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, मोहन वीणा इसको कहते हैं। और हम देखते हैं कि इनको जो ग्रैमी पुरस्कार मिला, तो ये उनके एक एल्बम, क्या, अ मीटिंग बाय द रिवर, तो क्या है इसमें हम नाम देखें एक बार, अ मीटिंग बाय द रिवर, तो अ मीटिंग बाय द रिवर है, बॉय नहीं, अ मीटिंग बाय द रिवर, तो ये इनका एल्बम है, ठीक है। और इनको जो अवार्ड मिला है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में मिला, अ मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए। लेकिन इनका एल्बम जो है वो एग्जाम में नहीं आया, और अक्सर एल्बम पर क्वेश्चन नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल वो करंट का हो, कि जैसे भाई किसी व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल जाकिर हुसैन साहब, उनको भी पुरस्कार मिले निधन से पहले 2024 में, तो वो करंट की बात होगी कि भाई उनको ग्रैमी पुरस्कार मिला क्योंकि वो करंट से संबंधित है, तो आप बताएं, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन अन्यथा ज्यादा पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर व्यक्ति, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और पुरस्कार कौन सा मिला वो, लेकिन एल्बम किसके लिए मिला वहां पे संभावना कम हो जाती है। तो ज्यादा परेशान उसके लिए नहीं होना है, क्योंकि कुछ चीजें याद रखने की स्थिति में कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, बहुत सारे अलग अलग एल्बम गानों के लिए, सब तो याद नहीं रखे जा सकते। तो हमको ये भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट टू बेनिफिट रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी जगह पे, तो क्या सारे आप लोग याद कर पाओगे एल्बम या सॉन्ग? पॉसिबल नहीं, इसलिए जो चीज पॉसिबल नहीं उसमें परेशान नहीं होना। जो क्वेश्चन सब छोड़ रहे हैं वो हम भी छोड़ रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे बन रहा है वो हमसे गलत हो जाए, ये बहुत दुख की बात। तो बेटा जो सबसे बन रहा है वो आपसे भी बनना चाहिए, हाँ। और हमारा ये प्रयास है कि जो लोग दूसरों को मुश्किल लग रहा है वो भी हम करें,
लेकिन हम सब पढ़ लें, परफेक्शन हासिल कर लें, दुनिया की सारी नॉलेज आ जाए, वो संभव नहीं है। तो परेशान ना हो, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो, है ना, और जो पॉसिबल है भी, और वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? अगेन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, समझते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो नंदगांव बरसाना क्षेत्र है, वहां पे लठमार होली, जहां पे महिलाओं के हाथ में लठ होती है और जो पुरुष होते हैं वो उससे बचने का प्रयास करते हैं, गीत गाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है लठमार होली। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एडिशनल कुछ बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि बरसाना नंदगांव में मनाया जाता है, मथुरा जिले के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप मथुरा भी दिमाग में फिट रखें, क्योंकि मथुरा भी हो सकता है कभी आपसे ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जहाँ पे मथुरा सामने वाला बोल रहा हो, तो ऑप्शंस में मथुरा भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज हिज नेम इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। अब यहां पे इस प्रश्न के लिए बहुत आलोचना एसएससी को झेलनी पड़ी, क्योंकि आप 2024 में 2021 के किसी करंट अफेयर, यानी लगभग 3 साल बाद आप बात कर रहे हो, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। क्योंकि भाई कोई भी बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सोचता है कि मैं 1 साल का करंट अफेयर कर लूं, 1.5 साल का कर लूं, ज्यादा में ज्यादा कोई 2 साल का कर ले, लेकिन 3 साल पुराना करंट अफेयर, तो यहाँ पे इसलिए आलोचना जायज भी थी। इस प्रश्न का सही जवाब नरेंद्र मोदी साहब है, लेकिन मैं इस एनालिसिस से आपको ये बताऊं कि देखो, आप करंट अफेयर्स में 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स ही तैयार कीजिएगा। आप ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स तैयार मत कीजिएगा कि एक बार क्वेश्चन आ गया अब आप 3-3 साल पुराने करंट अफेयर्स देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये समझदारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बार हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि हर बार वो आपसे 3 साल 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछेगा, नहीं। दूसरी बात, अगर उसने 2 साल 3 साल पहले पुराने करंट अफेयर आपसे पूछे भी, तो आपसे वो बन ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स में वो कहां से क्या पूछ ले। और 2-3 साल के करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हो, दिमाग में उसको याद रख रहे हो, तो आपने कितना समय का निवेश किया होगा उस एक क्वेश्चन के लिए, वो जिसकी गारंटी नहीं कि आपसे बने। ऐसी स्थिति में समझदारी है कि आप 1-1.5 साल का करंट अफेयर ही करें, और बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बाकी करंट अफेयर अगर आप करने चले गए पुराना, तो फिर आपके मेन सब्जेक्ट्स के लिए समय नहीं मिलेगा, जो ज्यादा स्कोरिंग है, जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन नहीं बनाने होते, आपको दूसरों से बेहतर करना होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप आउट ऑफ स्ट्रेटेजी छोड़ो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई आपने 3 साल पुराने करंट अफेयर नहीं करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना भी नहीं चाहिए। उसकी जगह आप अपना कोई मैथ्स, रीजनिंग या कोई अन्य जीके जीएस का विषय कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। कंप्यूटर कर लो, उसके 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। चले, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही जवाब है, और ऑब्वियस सी बात है भाई 2021 में नरेंद्र मोदी साहब कोविड पैंडेमिक में जो उनका रोल रहा, ओवरऑल भी उनने जो देश में जीएसटी हो गया या नोटबंदी जैसी नीतियां लाए, या फिर हम देखते हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में जो उनका प्रभाव है, उसकी वजह से उनको टाइम्स मैगजीन ने ये कहा। चले, 14 जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है जितेंद्र सिंह है। कौन है? जितेंद्र सिंह। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और वर्तमान में भी यही है। तो वर्तमान में भी आपके जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है वो यही है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा मिला है। ठीक है, तो अभी भी यही है जितेंद्र सिंह साहब। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखते। आप वैसे भी जब बात करते हैं कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो 2024 में भी वही करंट अफेयर्स में मंत्री थे साइंस टेक्नोलॉजी के, 2023 में भी वही थे। तो अगर आपने नियमित रूप से किया होगा करंट अफेयर्स, तो ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है? अफ्रीकी पठार, इथियोपियाई पठार, कटंगा पठार, डेक्कन लावा पठार। तो यहां पर देखिए, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि काली मिट्टी से समृद्ध है? मैं कहूंगा कि इसको वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, कि एक स्कूल लेवल का बच्चा ये बात जानता है कि जो डेक्कन लावा पठार है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। विच प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल। तो आप जानते हो कि भाई जब यहाँ पे इस क्षेत्र में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला, उसकी वजह से यहाँ पे जो मिट्टी हमको मिल रही है वो मिल रही है ब्लैक, और वो रिच होती है आयरन कैल्शियम में, जो कि कॉटन को उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, चल, तो ये भी बात हमने समझी। बड़ा इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ऐसी टफ चीज नहीं। काली मिट्टी में उच्च मात्रा में लौह, कैल्शियम, पोटेशियम होता है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, विशेष रूप से कपास, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत उपजाऊ रहती है भूमि, कृषि के लिए अत्यधिक अच्छी है। चल, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर आए। चल, अगले प्रश्न पर आए तो
पानी हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया? वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। यही स्टेटमेंट गलत है। अब आप खुद सोचें, ये तो मतलब मैं कहूंगा बड़ी ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है। क्या राष्ट्रपति से किराया लेगी भारत सरकार, रहने का किराया? जब एक आम कोई सरकारी अधिकारी से नहीं लिया जा रहा तो इनसे क्यों लिया जाएगा? तो अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, गलत, बिल्कुल कर सकेगा। तो यहाँ पे एकदम ये स्टेटमेंट ही गलत है। और आपसे ये भी पूछा है शर्त नहीं है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर भी हम लोग बाकी पढ़ते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं किए जा सकते। वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। हाँ, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं करोगे, कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं करोगे, या कहीं से भी जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ए इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा इजी उसका जवाब है, मध्य प्रदेश। काफी वर्षों से मध्य प्रदेश पल्सेस का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक राज्य है। इसको आप कहोगे कि पल्स बाउल ऑफ इंडिया। तो दाल का कटोरा, यानी अगर हम आम भाषा में कहें तो दाल का कटोरा भी आप मध्य प्रदेश को कहोगे, ठीक है। तो बाउल ऑफ पल्सेस ऑफ इंडिया किसे? मध्य प्रदेश। चले, तो कुल मिला के यहाँ पे अलग अलग प्रकार की दालें उगाई जाती हैं। जैसे हम बात करें तुअर, उड़द, मूंग, चना इत्यादि, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो अभी तक हमने जो सीजीएल के पेपर को एनालाइज किया, क्या क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ थे? नहीं। क्या क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट थे? हाँ। क्या क्वेश्चंस इजी वाले थे? बिल्कुल। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी वाले भी थे और कुछ मॉडरेट थे। हार्ड क्वेश्चन कहने लायक कोई भी नहीं था। डैश एक उद्योग संघ, तो हर साल इसी प्रकार के एवरेज बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। बहुत एवरेज बच्चे इस पेपर को क्लियर करते हैं, जिन्हें अच्छे से अपने सिलेबस को पूरा किया है, अच्छे से तैयारी की है, रिवीजन किए, पीवाईक्यू लगाए, तो उनका सिलेक्शन होता है। चले, डैश एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है। डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन whose primary objective is to work towards robust development of microfinance sector। तो जब हम लोग बात करें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो भाई कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षेत्र की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो, ये नाम से ही आपको दिखेगा, टुवर्ड्स द रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। तो एक ऐसा एसोसिएशन है जो इनके लिए काम करे। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, छोटे छोटे उद्यम, तो इनके लिए जो काम करे, और छोटे छोटे उद्यम जो कि फाइनेंसिंग देखते हैं उनके लिए जो काम करे। तो इसमें सही जवाब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में MIN नाम से भी जानते हैं। चले, तो अगला फिर 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपके साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चे, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? मतलब ये सच में जो बच्चे ने बड़ी शिद्दत से तैयारी की उसके लिए गलत करना एक सिन है, एक क्राइम है। तो बेटा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई आगे चल के। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री इस टाइम पर, जिन्होंने शुरू किया। चले, फिर हम देखते हैं कि भाई आज इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है। तो आज बच्चे इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व है आज इंडिया में। हम लोग आज देखते हैं 58 टाइगर रिजर्व, जिसमें सबसे रिसेंट जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में आई है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है भी मध्य प्रदेश में, और जो सबसे लेटेस्ट हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही आई हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स भी हैं, इसलिए उसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य अपने प्राकृतिक आवासों में बंगाल बाघों की एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना और उन्हें विलुप्त होने से बचाना था। आप देखते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए थे, यानी 1 अप्रैल 2023 को, तब भारत ने ही एक प्रोग्राम भी शुरू किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो बड़ी बिल्ली, बिग कैट को बचाने के लिए, जो उनकी प्रजाति है उनको बचाने के लिए हम देखते हैं कि एक अलायंस, एक गठबंधन भी शुरू किया गया, कई देश इसमें शामिल किए गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी साइंस से ही संबंधित है, तो वो आपके एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। चले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स पढ़ते हो, स्टैटिक जीके में भी या फिर आप करंट अफेयर्स के संदर्भ में कई बार
आप करंट अफेयर्स में ये भी चीज पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर आंसर आपको मिला कि भाई बीसीसीआई ने टूर्नामेंट करवाया, वहां पे आप कुछ एडिशनल डेटा पढ़ते हो, तो करंट अफेयर्स में भी आप कई बार देखते हो। तो बीसीसीआई 1928 में स्थापित हुआ। इसका जो मुख्यालय है बच्चे कहां पर है, तो हम देखते हैं इसका मुख्यालय मुंबई में मौजूद है। और जो देवजीत सेकिया साहब है वो इसके वर्तमान प्रमुख हैं, देवजीत सेकिया। तो ये इनके वर्तमान जो प्रमुख हैं ये है। चलें, पहले इनके प्रमुख थे जय शाह साहब, लेकिन फिर वो आईसीसी के चेयरमैन के रूप में प्रमोट हो गए। चलें, तो मुंबई को भारत की क्रिकेट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहीं पर बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में मौजूद है और गठन 1928 में हुआ था। चलें आगे बात करें, जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इनफैक्ट अभी भी वही है मुख्यमंत्री, और नाम क्या है बच्चे? एम के स्टालिन। तो एम के स्टालिन ये तमिलनाडु के वर्तमान सीएम है, और उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया आपसे तब वही सीएम थे, जुलाई 2023 में भी वही थे। इनकी पार्टी द्रविडन मुन्नेत्र कजागम डीएमके। आपने नाम सुना होगा एम करुणानिधि, तो वो एम के स्टालिन जी के पिताजी जिनका निधन हो गया। तो एम करुणानिधि डीएमके पार्टी से ही संबंधित थे, उनका निधन हुआ, अब एम के स्टालिन साहब संभाल रहे हैं इसको। ठीक है, 2021 में तमिलनाडु में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो वहां पर इनने अच्छी भारी जीत दिलाई थी। चल, तो ये भी हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपके पास मौजूद हैं, है ना, जो मैंने आपसे डिस्कस की, तो मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ ये सब, तो आपको भी जो महत्वपूर्ण लगे आप उसको निश्चित रूप से आप पेन डाउन कीजिएगा। चल, अगला क्वेश्चन बोलता है गिरनार गुजरात में, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया है, जिसे किस शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए बनाया गया था? तो जो एक शक शासक है जिनका नाम है रुद्रदमन, तो बेटा रुद्रदमन ये जो शक शासक है, एक शक वंश आया था, है ना। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जैसे जब मौर्य लोग भारत में आए तो मौर्य लोगों ने भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन मौर्य लोगों के बाद उनको उनके क्षेत्र पर अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया। जैसे इस क्षेत्र में शुंग वंश आ गया, इस क्षेत्र में सातवाहन वंश आ गया। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चेदी वंश आ गया, और यहाँ पर आ गए विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, पोस्ट मौर्यन एज, मौर्य खत्म हो गए उनके बाद जब इधर आए, तो यहाँ पर हिंद यवनी आए, शक वंश आए, कुषाण भी आगे चल के आएंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे अभी हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है वो है शक वंश। तो एक शक वंश था, विदेशी आक्रमणकारियों का वंश, इंग्लिश में हम लोग इसको शक या साका इस प्रकार से लिखते हैं। और यहीं पे सबसे ग्रेटेस्ट शक राजा माने जाते हैं रुद्रदमन। अब ये जो रुद्रदमन है, तो इनने संस्कृत भाषा में एक शिलालेख बनवाया है, तो इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में, और इनफैक्ट ये इंडिया में सबसे पहला संस्कृत भाषा का शिलालेख, यानी पत्थर पर पहली बार संस्कृत भाषा में कुछ लिखा गया। और यहाँ पे रुद्रदमन साहब ने लिखा है कि एक झील है, एक लेक है, मैन मेड लेक सुदर्शन, जो मैं रिपेयर करवा रहा हूं। तो ये रिपेयर करवाए उसको, ठीक है सर, समझ में आ गया, इनने रिपेयरिंग करवाई, बिल्कुल इनने रिपेयर करवाया, लेकिन इसको ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो मौर्य वंश पहले आया था, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करवाया, लेकिन उनने कहीं इसका जिक्र नहीं किया है। आगे चल के रुद्रदमन ने संस्कृत भाषा में शिलालेख जूनागढ़ में अंकित करवा, और वहां पे लिखा है कि मैं रुद्रदमन, मैं रिपेयर करवा रहा हूं उस सुदर्शन लेक को जिसकी हालत अभी डैमेज है। इस सुदर्शन लेक को क्रिएट करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चल, तो रुद्रदमन इस प्रश्न का सही जवाब। हाँ, तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, आशा है कि इस एनालिसिस को पूर्ण किया। इसी प्रकार के जीके जीएस पोर्शन के एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, और मुझे आशा है कि इस सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि एक फियर रहता है बच्चों के मन में कि बहुत बड़ा, कई बार एक आम शब्द में हम बोले हवा एक शब्द होता है कि बना लेते हैं बच्चे कि ये एग्जाम बहुत टफ है, सीजीएल बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। सीजीएल भी बिल्कुल आम बच्चे निकालते हैं, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन किया, पीवाईक्यू लगाया, उनका एग्जाम निकला। आप भी ये रणनीति फॉलो कीजिएगा। चले, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। आपका कोई प्रश्न है, हम आपको और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।